अस्सलाम वालेकुम। नॉवेल कार्ब डाइम, एपिसोड नंबर 3। वो निचला लब दांतों तले दबाए ऊपर बढ़ती लिफ्ट में मौजूद था। अगले फ्लोर पर पहुंचकर लिफ्ट का दरवाजा खुला तो वो बाहर निकल आया। फिर एक पल को ठहर सा गया। सामने मौजूद डायरेक्टर के ऑफिस से सेलिना उदास सी निकल रही थी। युवल उसके पीछे आया था। उनकी आवाजें उसे यहाँ तक सुनाई दे रही थीं। शायद राइटर ने सेलिना को ड्रामे में लेने से इनकार कर दिया था। एक और तकलीफदार रिजेक्शन। युवल ने उसे तसल्ली दी और चला गया। वो पर्स हाथ में थामे खुले से हॉल में खड़ी रह गई। आज उसने सिया मैक्सी जेब तन कर रखी थी। दूर से देखने पर उसका वजूद चमक रहा था। जैसे चुपचाप उसे देखे गया। इसी पर वो जीनों के दरवाजे की जाने बढ़ी तो दूर से आती कुलीग वर्कर्स को देखकर ठहर सी गई। फिर मुस्कुराकर उनसे हाल अहवाल लेने लगी। ओ, आप लिफ्ट क्यों यूज नहीं कर रही? एक ने पूछा तो वो हंस दी। थोड़ा वेट लूज करना चाह रही हूँ। सीढ़ियाँ बेस्ट हैं वेट लूज करने के लिए। पीछे खड़े यासिर ने अफसोस से गहरा सांस लिया था। वर्कर्स आगे बढ़ती तो वो गहरा सांस भरती दरवाजा खोलकर जीनों पर उतर आई। वो मैकेनिकी से अंदाज में उसके पीछे बढ़ा था। वो जीनों से तन्हा उतरा करती थी। कोई भी उसकी रूटीन ट्रैक करके उसे नुकसान पहुंचा सकता था। जीनों पर दो नफूस बिल्कुल खामोशी से उतर रहे थे। सेलिना ऊपरी जीनों पर खामोशी से उतरते यासिर की मौजूदगी से बेखबर थी, लेकिन वो उसकी मौजूदगी से बाखबर था। फाइल अब तक उसके हाथ में थी और जीनों पर उतरते उसके कदमों की चाप न होने के बराबर थी। और ये तो तय था कि बॉडीगार्ड यासिर आलम जल्द ही उस कॉन्फिडेंशियल काम का हिस्सा बनने वाला था। वो उसके पीछे बिल्कुल खामोशी से उतर रहा था। उसका दिमाग अपने और चीफ हनीफा के दरमियान हुई गुफ्तगू के दरमियान उलझा हुआ था। इसी असना में उसे एहसास ही न हो सका कि सेलिना की टिक टिक करती हील्स रुक चुकी हैं। वो जीनों पर गायब दिमागी के साथ उतर रहा था कि यकदम गड़बड़ा के पीछे हुआ। सेलिना सामने मौजूद जीनों के खुशादा हिस्से में खड़ी हाथ बांधे उसे घूर रही थी। उसने खंकार कर आसपास देखा। तुमने कल कहा था कि तुम स्टॉकर नहीं हो। वो उसे आंखें छोटी किए घूरती हुई जीने चढ़ रही थी। फिर उससे एक जीना नीचे रुक गई। मैं अपने रास्ते जा रहा था। पीछे आने वाला हमेशा पीछा कर रहा होता है। आंखें अब तक छोटी थी। रंगत जो लिखारी के इनकार पर जद पड़ रही थी, अब के कुछ बहाल महसूस हो रही थी। कहीं तुम मुझे तन्हा पाकर मुझसे फायदा तो नहीं उठाने वाले? ऐसा सोचना भी मत। मैंने कुंग फू में कराटे कर रखे हैं। गर्दन उठाकर कहा तो यासिर के अब्रू ताजुब से ऊपर को उठे। उसने ऐसा जुमला आज तक नहीं सुना था। कुंग फू में कराटे? ना सिर्फ ये बल्कि हथियार भी मौजूद है मेरे पास। अगले ही पल उसने अपना सिया पर्स से सेब काटने वाली छुरी निकालकर यासिर पर तानी थी। ये हथियार है? इसे खिलौना नहीं कहते? क्या कमाल संजीदगी से पूछा था उसने। इसका इस्तेमाल इसे खतरनाक बनाता है। आपको इसका इस्तेमाल आता है? क्या तुम पर तजुर्बा करके साबित करूं? अब्रू उठाकर पूछा। वो बेजार होने लगा था। अगर आप रास्ता देंगी तो मैं अपना मतलूबा जगह तक पहुंच सकता हूं। पहले ये बताओ कि लिफ्ट छोड़कर तुम सीढ़ियों से क्यों नीचे जा रहे हो? एक मजबूत जवाब दो। चंद पल ठहर कर यासिर ने अपने बाल खुजाए थे। मैं थोड़ा वेट लूज करना चाह रहा था। वो उसके जवाब पर चंद पल के लिए लाजवाब हुई थी। मेरा मजाक उड़ा रहे हो तुम? मैं तुम्हें उठाकर फेंक सकती हूँ इन सीढ़ियों से नीचे। चबा कर कहा तो यासिर ने एक नाक का दाना सी निगाह उसके सर्रापे पे डाली। सिया मखमली मैक्सी उसके पैरों तक थी, लेकिन उसका ऊपरी हिस्सा खुला हुआ था। इस खुले हिस्से से उसकी कॉलर बोन्स वाज़ा तौर पर उभरी हुई थी, नजर आ रही थी। जिस्म इस कदर नाजुक था कि देखने पर भी उसकी हड्डियां नजर आया करती थी। ये उसका नहीं, उसके प्रोफेशन का कसूर था। एक्ट्रेस और उनका एक्सट्रीम डाइट्स। आप श्योर हैं कि आप मुझे उठाकर फेंक सकती हैं? उसने पूछ ही लिया। उसके ऐसा पूछने पर वो जरा गड़बड़ाई थी। फिर पीछे हुई, हाथ बांधकर गर्दन तिरछी किए उसे देखा। जा सकते हो तुम। रास्ता देकर एहसान जताया गया तो यासिर गहरा सांस भरकर सर हिलाता नीचे उतर गया। फिर लम्हे भर को ठहरा। सीढ़ियां महफूज नहीं है। यहाँ किसी भी एंगल पर सीसीटीवी मौजूद नहीं है। निचला दरवाजा और दाखिली दरवाजा बंद कर दिया जाए तो निकलने की कोई जगह नहीं होती। कौन आपका निचले जीनों पर इंतजार कर रहा है आप अदराक नहीं कर सकती।
बेहतर यही है कि लिफ्ट का इस्तेमाल किया जाए। कहकर वो तेजी नीचे से उतरा तो सेलिना का उसको अचानक से मोहतात अंदाज समझ नहीं आया। छुरी पर्स में रखते हुए वो भी तेजी से उसके पीछे उतरी, लेकिन उसकी हाई हील्स में कैद एड़ी बुरी तरह मुड़ी। एकदम ही पैर रपटा और वो औंधे मुंह जीनों पर कलाबाजी खाती नीचे जा गिरी। वो यकलक थी एक जानिब हो गया था। उसका सर बुरी तरह दीवार से टकराया था और कमर पर रेलिंग का कोना जोर से लगा। उसकी करा बेसाख्ता थी। यासिन ने लम्हे भर को ठहर कर गहरा सांस लिया और फिर सर नफी में हिलाया। ये लड़की आखिर कोई भी काम ढंग से क्यों नहीं कर सकती थी? क्या तुम हाथ देकर नहीं उठाओगे? उसने आंखों में तकलीफ दे हैरत लिए बुद्ध बन कर खड़े यासिर की जानिब देखकर कहा। उसे चारों नचार अपना हाथ उसकी जानिब बढ़ाना ही पड़ा। सेलिना ने उसका हाथ थामा और यूं ही मैक्सी की लंबाई समेट कर उठने लगी तो क्रिच की आवाज से उसके कुछ टूटने की आवाज आई। आउच! इन दोनों ने एक दूसरे की जानिब चौंक कर देखा। हील टूट चुकी थी। उसकी महंगी सियाह हील टूट चुकी थी। मेरी हील! उसने खौफजदा होकर अपने पैरों की जानिब देखा था। साथ ही उसने यासिर के कंधे का एक हाथ से सहारा भी ले रखा था। वो इंतहाई गैर आरामदा हुआ, लबों को सीधी लकीर में बंद किए हुए थे। मेरी इतनी महंगी हील थी, या अल्लाह, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है हील्स लेने के। वो दरमियान से टूटी हील को हाथ में उठाए रूहानसी हुई कह रही थी। यासिर इस वक्त को कोस रहा था जब वो उसके पीछे जीनों पर आया था। बॉडीगार्ड, हील टूट गई है, उसने उसकी जानिब देखकर कहा था। आंखों में आंसू भी थे। वो उसे देखकर हैरान हुआ था। वो रिजेक्शन पर नहीं रोने वाली लड़की नहीं थी। वो अपनी हील के टूट जाने पर रोने वाली लड़की थी। मैं भी देख सकता हूँ ये। उसने उसका हाथ नामहसूस तरीके से अपने कंधे से हटाया था। अब मैं क्या करूंगी? तहम्मुल से भी उतर सकती थी आप। मैं यहाँ पर विक्टिम हूँ। यहाँ पर सबसे बड़ा विक्टिम अभी मैं हूँ। उसने जब से गहरा सांस लेकर कहा और जो ही नीचे उतरने लगा तो सेलिना ने उसका बाजू कोहनी से थाम लिया। अब मैं नंगे पैर कैसे जाऊंगी बॉडीगार्ड? एक्ट्रेस को और मौका मिल जाएगा मेरे पीछे बातें करने का। देखो जरा, पहले तो कार्ड नहीं था ऑफिशियल लिफ्ट का, अब तो जूते भी चले गए। ऐसे कहेंगी सब। स्टाइल हुए बालों का बेड़ा गर्क हो चुका था। हाथ लगने की वजह से आंख पर लगा सिया लाइनर फैलकर रुखसार तक आ रहा था। वो अजीब मुजाहिका खैस लग रही थी। तो आप फाइनली मान रही हैं कि ऑफिशियल कार्ड ना होने की वजह से आप जीने इस्तेमाल कर रही थी? सेलिना ने चौंक कर खुश खुदे रंग के साथ यासिर की सुरमई आंखें देखी थी। ये क्या कह दिया उसने? नहीं तो मतलब हाँ, हार माननी ही पड़ी। उसके सामने अनजाने में एतराफ कर चुकी थी। पब्लिक लिफ्ट खाएगी नहीं आपको, लेकिन लोगों की बातें और नजरें जरूर खा जाएंगी। उसने आहिस्ता से कहा तो यासिर चुप सा हो गया। फिर उसके नंगे पैरों की जानिब देखा। गार्ड जी, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मैं खुदा की कसम आपको आइंदा कभी छुरी नहीं दिखाऊंगी। मुझे तो इससे सिर्फ सेब काटने आते हैं और मैंने कराटे में कुंग-फू भी नहीं कर रखा। कुंग-फू में कराटे नहीं होता, कुंग-फू कराटे होते हैं। यासिर ने इस हालत में भी तस्दीक की थी उसकी। वह भूखों की तरह उसके चमकते सिया जूतों को देख रही थी। फिर चमकती आंखें लिए मुस्कुराते हुए यूं ही चेहरा उठाकर लब खोले ही थे कि मैं अपने जूते नहीं दूंगा। उसके बेमुरवती से कहने पर उसने मायूसी से लब बंद कर लिए। फिर झुककर दोनों हील्स उठाकर हाथ में थाम ली। गरीब की बद्दुआ लेकर कभी खुश नहीं रहोगे तुम। वो नंगे पैर नीचे उतरती हुई उसे धमका रही थी। वो हाथ में फाइल थामे खड़ा रहा, फिर उसे आवाज दी, रुको। वो फौरन ऊपर आई थी। मुझे पता था तुम मुझे अपने जूते दे दोगे। मतलब शक्ल अच्छी नहीं है तो क्या हुआ, हरकतें तो अच्छी होंगी ना। मैं तुम्हें अपने जूते नहीं दे रहा, उसने कतईयत से कहा तो नंगे पैर खड़ी सेलिना का दिल किया उस पर लानत भेजते। फिर रोका क्यों था? वो तड़की, यहाँ रुको, मैं जूते लेकर आता हूँ। इसी के साथ वो तेजी जीना फलांगता अगले ही पल आंखों के सामने से गायब हो चुका था। वो हवनको की तरह उसके गायब हो जाने पर खड़ी रही। क्या ये प्रैंक करके गया है? प्रैंक वाला बंदा लगता तो नहीं है। खैर, उसने गहरा सांस लिया और मोबाइल नजरों के सामने करती जीनों पर ही बैठ गई। कैंडी क्रश खेलने की आवाज जीनों पर ऊपर तक गूंज रही थी। यासिर लिफ्ट में सवार हुआ अंडरग्राउंड फ्लोर पर फिर से जा रहा था।
चीफ हनीफा के बहुत से जूते और कपड़े यहाँ पर बतौर इमरजेंसी मौजूद थे। उसे भी किसी भी तरह नजर बचाकर इन जूतों को उड़ाना था। वो उनके ऑफिस में दाखिल हुआ। हनीफा शायद वॉशरूम में थे। उसने एक मोहतात नजर वॉशरूम के बंद दरवाजे पर डाली, फिर एक जानिब बने कैबिनेट का दरवाजा खोला। अंदर कई जूते रखे हुए थे। वो एक लम्हे के लिए रुक सा गया। अंदर किसी लड़की के जूते भी रखे थे, बिल्कुल नए, सियाह हील्स। उसने ना समझी से पलटकर वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखा। इस उम्र में भी? सीरियसली? अगला पल जाया किए बगैर वो झुका और हील्स निकाल ली, फिर तेजी से बाहर निकला और लिफ्ट की जानिब बढ़ा। 7 सालों में यासिर आलम को किसी ने हाथ में हील्स लिए भागते देखा नहीं होगा। लिफ्ट में मौजूद बॉडीगार्ड्स ने उसके हाथ में हील्स देखी तो चौंक से गए। ऑफिसर, ये हील्स ये मेरी हैं। जी? सब एक साथ बोले थे। उसने आंखें यकलक बंद करके खोली। उफ, मेरा मतलब है मेरी मामा की हैं। आपकी मामा की हील्स एजेंसी के अंडरग्राउंड फ्लोर पर क्या कर रही हैं? वो भी बॉडीगार्ड्स थे। हंसकर पूछा तो उसके कान सुर्ख हुए। मैं उन्हें बर्थडे पर गिफ्ट करना चाहता था। सबसे ज्यादा महफूज जगह इस फ्लोर पर मौजूद मेरा ऑफिस ही है। ओह, हमारी तरफ से भी विश कर दें आंटी को, एक और बॉडीगार्ड बोला तो उसने सर इस बात में हिलाया। लिफ्ट के ऊपर पहुंचते ही वो तेजी से जीनों की जानिब भागा था। युविल और नजर जो ऑफिस से निकल रहे थे उसे हील्स हाथ में लिए जीनों की जानिब बढ़ते देखकर ठहर से गए, फिर एक दूसरे को देखा। ये गार्ड्स आजकल किस किस्म के फैशन कर रहे हैं? नजर के कहने पर युविल ने कंधे उचकाए थे। ये लो। फूला सांस बेहाल करते हुए उसने हील्स उसके सामने रखी तो वो आंखें पूरी खोलकर उठ खड़ी हुई, फिर चेहरा उठाकर उसे देखा। अपनी गर्लफ्रेंड की तो चुरा कर नहीं ले आए कहीं? वो जानना चाहती थी। उसने इंतहाई खौफजदा सी निगाह उस पर डाली। पब्लिक लिफ्ट इस्तेमाल करना अकेली सीढ़ियों पर चढ़ने उतरने से बेहतर है। उसे एक बार फिर नसीहत करने लगा था, लेकिन सेलिना मजाल है जो उसे सुन रही हो। भाड़ में जाए पब्लिक लिफ्ट, मैं सीढ़ियों से बहुत खुश हूँ। अच्छा बताओ, मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? उसने ठहर कर चेहरा उठाते हुए पूछा तो यासिर ने बस एक नजर उसे देखा, फिर सर इस बात में हिलाकर तेजी से सीने उतर गया। अपने पीछे जीनों का दरवाजा बंद किया तो सेलिना ऊपर डर सी गई। उसे क्या हुआ? हील्स उससे थोड़ी बड़ी थी, लेकिन वो उनमें बाआसानी चल सकती थी। अपना पर्स और फोन हाथ में लिए वो फैले लाइनर और बिखरे बालों की परवाह किए बगैर बाहर निकल आई थी। साथ से गुजरते लोग उसे देखकर मुस्कुराहट दबाते गुजर रहे थे। उसने अपने चेहरे पर हाथ लगाया। क्या कुछ लगा हुआ था उसके मुंह पर? वो तेजी से गर्दन झुकाकर अपनी कार की जानिब बढ़ी और जूं ही बैक मिरर में अपना चेहरा देखा तो धक से रह गई। जाहिल बॉडीगार्ड! बता नहीं सकता था, गधा कहीं का। वो अब स्टीयरिंग व्हील पर सर रखे यासिर को कोसे दे रही थी। कितने लोगों ने उसे ऐसे देखा था। उफ उफ। पिछले दिनों सेलिना मजहर को ग्लैमर एजेंसी के दाखिली हॉल में देखा गया है। रिपोर्टर्स के मुस्तकिल सवालात पर भी वो खामोशी से सर झुकाए अपने बॉडीगार्ड के हमरा चली गई। मुख्तलिफ एजेंसीज के माहिर तबसरा निगारों का यही ख्याल है कि सेलिना अपने कम बैक की तैयारी पर भरपूर अंदाज से करना चाहती हैं, लेकिन वो कैपिटल यानी पैसे की कमी के बाइस खामोश हैं। तबसरा निगाहों के हिसाब से आने वाले दिनों में सेलिना मुख्तलिफ कमर्शियल्स में भी नजर आ सकती हैं। वसी से कीमती टीवी लाउंज में चलते टीवी की आवाज पर दाखिली दरवाजे से अंदर दाखिल होती मारिया लम्हे भर को ठहर गई थी। ऑफ वाइट बेश कीमत सोफों पर विराजमान वाजिद हसन अफसोस भरी निगाहों से टीवी स्क्रीन को तक रहा था। वो शायद अभी अभी काम से वापस आया था। इसकी ड्रेस शर्ट के ऊपरी बटन आरामदेह से अंदाज में खुले थे और टाई की गिरा ढीली थी। मारिया को लम्हों ही में अपना वजूद जलता हुआ महसूस होने लगा था। लेडीज 3 पीस सूट में वर्क हील्स पहने छोटे कटे बालों के साथ वो बावकार लग रही थी। वो एक खूबसूरत औरत थी, वाजिद के एन लाइक। दिन कैसा रहा वाजिद? वो मुस्कुराकर आगे आई तो वाजिद चौंका। वो उसकी मौजूदगी से बेखबर लगता था। फिर थकन ज़दा सा मुस्कुराकर टीवी ऑफ किया। वो मारिया की मौजूदगी में सेलिना को नहीं देखना चाहता था। उसने बारहा कहा था कि वो उसे छोड़ चुका था, लेकिन दिल के किसी खाने में वो आज तक पूरी आबोताब के साथ पन्हा थी। वैसे ही नॉर्मल वर्क डे था। तुम्हारी मीटिंग कैसी रही?
मारिया अपने बाप इकराम आवान की एनजीओज को रेगुलेट करती फर्म की डायरेक्टर इंचार्ज थी। उसके अंडर कई बार सोक एनजीओ सोशल वर्क किया करती थी। अच्छा था। लड़काना का प्रोजेक्ट हमें मिल चुका है, जल्द ही प्राइमरी एजुकेशन पर काम करना शुरू करेंगे। फंडिंग्स की बात हुई है, लेकिन कुछ खास एसोसिएट्स अभी दिलचस्पी लेते नजर नहीं आ रहे इस प्रोजेक्ट में। जो ही इस प्रोजेक्ट के जैकपॉट का अंदाजा होगा तो लोग खुद ही खींचे चले आएंगे। उसने खालिस कारोबारी जबान में मुद्दा बयान किया तो वाजिद समझकर सर हिलाने लगा। मारिया की ज़ेरक आंखें उसके निचड़े रंग पर जमी हुई थीं। क्या हुआ, तुम ठीक हो? उसने हाथ आगे बढ़ाकर उसके रुखसार पर रखा तो वाजिद ने नामहसूस तरीके से उसका हाथ अपने रुखसार से हटाया। हाँ ठीक हूँ। सेलिना की वजह से परेशान हो? नरम लहजे में किए गए इस्तफसार पर वो बुरी तरह से चौंका। इतनी बुरी तरह के मारिया को उसके अंदाज पर हैरत होने लगी। उसे अपने अंदर खालीपन महसूस होने लगा था। नहीं मतलब अब इससे मेरा क्या ताल्लुक है? वह मुश्किल मुस्कुराकर कहा, लेकिन उसकी रंगत अजीब सी थी। तुम मुझसे शेयर कर सकते हो वाजिद। उसने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ अपने हाथ में लिया तो वाजिद के पुरकशिश नकोश पर साया सा लहराया। हाँ परेशान हूँ उसकी वजह से। 1 साल से बहुत क्राइसिस में है। पता नहीं काम के बगैर खुद को कैसे मैनेज कर पा रही होगी वो। और उसकी बात सुनते ही मारिया के अंदर एक आग सी जलने लगी थी। उसने तंग होते सीने के साथ उसका हाथ थपथपाया था। तुम बात क्यों नहीं कर लेते उससे? कुछ लम्हे बाद उसने कहा तो वाजिद ने सर नफी में हिलाया। मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। वो मेरी किसी मदद के लिए राजी नहीं होगी। क्या मैं बात करूं उससे? उसने कहा तो वाजिद नरमी से मुस्कुराया, फिर अपना हाथ उसके हाथ से निकाल लिया। मारिया को कभी अपना हाथ इतना खाली महसूस नहीं हुआ था। नहीं, वो हमारा मसला नहीं। वो उठ खड़ा हुआ, साथ ही सोफे के हत्थे से अपना कोट भी उठा लिया। वो हमारा मसला नहीं है, लेकिन तुम उसे हमारा मसला बना रहे हो वाजिद। उसने बहुत जब्त से कहा था। वो आगे बढ़ते बढ़ते ठहर सा गया, फिर मुड़कर उसे देखा। मैंने दोबारा उसे कभी अप्रोच नहीं किया मारिया, ये सच था। उसने कभी सेलिना की जानिब पलटकर भी नहीं देखा था। मारिया ने जब से गुलाबी पड़ती आंखों से उसे देखा और फिर उठकर उसके मुकाबिल आ खड़ी हुई। वो वाजिद से छोटी थी। खराबी यहाँ है वाजिद हसन, उसने उसके दिल पर उंगली रखकर कहा था। एक लम्हे को सामने खड़े शख्स के दिल पर जोरदार घूंसा पड़ा। उसकी बीवी उसके लाख छुपाने पर भी उसे जानती थी। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। वो उसका हाथ हटाकर तेजी से बाहर निकल गया। मारिया जाने कब तक लाउंज के वस्त में इस्तेदादा रही। टांगे जब दर्द करने लगी तो वो आहिस्तगी से सोफे पर बैठ गई। उसका चेहरा ऑक्सीजन की कमी के बायस सफेद लग रहा था और रगों में पलती जलन हर लम्हा बढ़ रही थी। उसकी जिंदगी में अगर कोई एक शगाफ था तो उसका नाम सेलिना मजहर था और वो इस शगाफ को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहती थी। यासिर राजी है इस इन्वेस्टिगेशन के लिए? सलमान आबिद ने झूलती कुर्सी पर पीछे होते हुए पूछा था। वो एक दर्जा बुलंद रैंक के चीफ थे। सामने विराजमान हनीफा ने सर इस बात में हिलाया था। कुछ खास जवाब तो नहीं दिया है उसने अभी। देखते हैं, अपडेट करने का कहकर गया है। अगर ये इन्वेस्टिगेशन हमारे अंडर हो सकती है तो ठीक, नहीं तो फिर हमें पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी। सलमान ने साथ रखी फाइल्स में उसे खोलकर सामने रखी। अगर यासिर ने मना कर दिया तो हमारे पास और भी मंझे हुए बॉडीगार्ड्स हैं। हम सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं, इदारे और एक्ट्रेस दोनों की। बहरहाल हमारा काम यही है, हिफाजत करना। हाँ, इन्वेस्टिगेट करना हमारा काम है भी नहीं, लेकिन अगर एजेंसी की बात यहीं रह जाए तो ज्यादा बेहतर है। बाहर से पुलिस को इन्वॉल्व करने का मतलब तुम अच्छे से जानते हो। हमारी मुकम्मल साख पर असर पड़ सकता है। वो फाइल खोले वर्क गर्दानी करते हुए मसरूफ सा कह रहे थे। सेलिना के पास बॉडीगार्ड नहीं है हनीफा, मैंने सुना है उसके हालात अच्छे नहीं चल रहे। अब कि उन्होंने फिक्रमंदी से चेहरा उठाकर पूछा तो हनीफा ने एक गहरा सांस लिया। दिल पर बोझ तो उनके भी था। जानता हूँ, मैं बॉडीगार्ड रखवा सकता हूँ उसके लिए, लेकिन क्या जवाब पेश करूंगा अपनी इस पर्सनल खिदमत का? मेरे पास जवाब नहीं है उसकी ऐसी मदद करने का। उनके लहजे में अजीब बेबसी थी। सलमान ने अफसोस से सर हिला दिया था। बता क्यों नहीं देते तुम सब उसे?
कब तक यूं दूर से देखते रहोगे उसे? मैंने सारी जिंदगी उसके लिए कुछ नहीं किया, अपनी आखिरी उम्र में उसके सामने जाकर अपने अमाल की जस्टिफिकेशन नहीं दे सकता हूँ। सो चीप ना। वो मुस्कुराए, लेकिन सलमान नहीं मुस्कुरा सके। कुछ शक नहीं कि यासिर के हेड हो तुम। ऐसी ही बातें करता है वो भी। वो बातें करता कब है चीफ? बमुश्किल मुंह से चंद लफ्ज निकाल कर हम पर एहसान करता है। एक से ज्यादा सवाल कर लो तो यूं घूरता है जैसे खा जाएगा। उनके कहने पर सलमान हंस पड़े थे। इसी लम्हे दरवाजा खटखटाया गया तो वो इस तरफ मुतवज्जा हुए। सामने 3 बॉडीगार्ड्स खड़े थे, मखसूस बॉडीगार्ड्स के यूनिफॉर्म में मलबूस, बालों को जेल से पीछे जमाए। ये सब एक ही टीम का हिस्सा थे। उनकी टीम का नाम टीम बी था। टीम ए का ऑफिस उनसे पहले था। इसी तरतीब के हिसाब से उन्हें नाम दिया गया था। ऐसी कई टीम्स इस एजेंसी में मुख्तलिफ चीफ इंचार्ज के अंडर काम कर रही थी। वो किसी एक्ट्रेस के बॉडीगार्ड थे और एजेंसी में उनकी क्या जिम्मेदारियां थी उन सब पर चेक रखना हनीफा मजहर का काम था, और हनीफा मजहर पर चेक रखना सलमान आबिद का काम था। इसी टीम का हिस्सा यासिर भी था। तुम 3 क्यों हो? यासिर कहाँ है? सलमान के पूछने पर वो तीनों आगे बढ़ाए। वो अपनी हील्स लेकर ऊपर फ्लोर पर गए हैं। इनमें से एक की जबान फिसली। इसका नाम शेर हसन था। इसके साथ खड़े दोनों बॉडीगार्ड्स के मुकाबले में इसका कद छोटा था। वो अक्सर कदरे घबराया हुआ लगता था। इस टीम का सबसे छोटा गार्ड, साफ रंगत और भूरी आंखों वाला। व्हाट? उसके जवाब पर हनीफा का मुंह से बेसाख्ता निकला। शेर के साथ सीना तान कर खड़े जार की हंसी बेसाख्ता थी। उसे 1000 दफा कहा था कि इतना ज्यादा सीना तान कर मत खड़े हुआ करो, लेकिन वो जार ही क्या जो किसी काम में मुबालगा आराई से काम ना ले। इसका कद हसन से लंबा था, रंगत गंदुमी और आंखें गहरी सियाह थी। वो एक पुरकशिश मर्द दिखने वाला था। मतलब वो इनकी मामा की हील्स थी, उनकी बर्थडे का गिफ्ट। वही लेकर गए हैं ऑफिसर। क्या बकवास कर रहे हो शेर? हनीफा ने उसके मजाक पर उसे घिरका था। उसकी माँ की हील्स यहाँ क्या कर रही थी? उसका कहना था कि घर में उसके पास हील्स छुपाने की जगह नहीं थी। अब के बोलने वाला साहिर था, मजबूत जबड़े, टैन हुई रंगत और कसरती जिस्म वाला साहिर। उसकी उठान से ही उसकी टफ रूटीन का अंदाजा होता था। वो बहुत कम बोलता था, ज्यादातर खामोश ही रहता, मुस्कुराता तो बिल्कुल भी नहीं था। जाने वो सारा साल सीधा जबड़े के साथ कैसे गुजारा करता था। साहिर, जार और यासिर हम उम्र थे, इसीलिए वो आपस में आरामदा होकर गुफ्तगू किया करते थे। शेर नया था, वो इनसे तुमसे बात नहीं कर सकता था। वो 3 हैंडसम गार्ड थे और इनके सुप्रीम हैंडसम पार्ट माँ की हील्स लिए ऊपर फ्लोर पर मौजूद था। उसने कहा उसके पास घर में हील्स छुपाने की जगह नहीं थी और तुम लोगों ने यकीन कर लिया। हनीफा ने इंतहाई सुकून से हाथ बांधकर इन 3 गधों की जानिब देखा। सलमान ने बमुश्किल मुस्कुराहट दबाई। हमें पता है वो झूठ बोल रहा था। जार की ज़हीन आंखें चमकी थीं। यकीनन किसी एक्ट्रेस को हील्स की जरूरत होगी और प्राइवेसी के ख्याल से यासिर ने ये झूठ बोला होगा। वो भी जानता है कि हमने उसके झूठ पर यकीन नहीं किया है, लेकिन हम सब ने ऐसे एक्ट किया जैसे उसके अलावा कुछ सच नहीं है। माँ की हील्स हैं तो हैं, अब कौन सी माँ की हील्स हैं ये तो अल्लाह जानता है। सलमान हंस पड़े थे और हनीफा उसकी साफ गोई से महफूज हुए थे। ये बात यासिर के सामने करके दिखाओ तो मानूं। हाथ बांधकर मजाक उड़ाते अंदाज में कहा तो जार ने उन्हें ऐसे देखा जैसे कह रहा हो, ये तो कोई मसला ही नहीं, मैं ये इसके सामने भी कह सकता हूँ सर। बिल्कुल। कहने के बाद 2-3 दिन तक फिर आप कुछ कहने के काबिल नहीं रह सकेंगे जार भाई। हसन ने समझकर मासूमियत से कहा तो उसकी मुस्कुराहट गायब हुई। यासिर के वायलेंस से कौन वाकिफ नहीं था, बकौल साहिर के। उसका दिमाग खराब होते देर नहीं लगती। हनीफा और सलमान ने एक साथ चेहरों पर उभरती मुस्कुराहट रोकी थी। जार ने हसन को ऐसे देखा जैसे कह रहा हो, बेटा तू बाहर बच, तुम चुप रहो। आप भी चुप रहें। वो दोनों सरगोशी में एक दूसरे से लड़ रहे थे, जबकि साहिर उनके साथ बिल्कुल संजीदगी से खड़ा था। यासिर कुछ अरसे तक एक सिंगल केस पर काम करेगा। केस के हवाले से ब्रीफ कर दिया है मैंने उसे। कुछ दिनों तक जवाब देगा वो मुझे। तुम दोनों तो इस केस में ऑफिशियली काम नहीं कर सकते। उनका इशारा जार और हसन की जानिब था। वो दोनों उमैरा जाहिद के बॉडीगार्ड्स थे, क्योंकि
उमेरा जाहिद का वर्ल्ड टूर मुतवक्का है अगले दिनों में। हो सकता है तुम दोनों को बाकी गार्ड्स के साथ सिक्योरिटी के हिसाब से जाना पड़े। ऐसे में सिर्फ साहिर मदद कर सकता है इसकी। अगर इसे मदद दरकार हो तो देख लेना तुम तीनों, खासकर तुम साहिर। उन्होंने आखिर में संजीदगी से उसकी जानिब इशारत करके कहा तो साहिर ने सर इस बात में हिलाया। फिर वो तीनों चीफ के ऑफिस से पलट आए। क्या केस होगा? बाहर निकलते ही शेर ने पूछा तो जार ने कंधे उचकाए। उन्होंने हमें केस की नौयत नहीं बताई, शायद बहुत कॉन्फिडेंशियल हो, 1-on-1 काम करने वाला केस हो। ऐसे केस में 1 में इन्वेस्टिगेशन होती है, टीम तहकीकात नहीं किया करती, लेकिन अकेले इंसान के लिए मुश्किल नहीं होगा केस हैंडल करना? साथ चलते हसन ने पूछा तो जार ने सर इस बात में हिलाया। केस पेचीदा नहीं होता ज्यादा, या फिर वो इंसान इस काबिल होता है कि केस को अकेले हैंडल कर सके। हसन ने समझकर सर हिलाया। उसके लिए बहुत सी इस्तिलाहात अब भी नहीं थी, और ऐसा भी होता है कि चीफ इस केस के हवाले से किसी और पर भरोसा नहीं कर सकते। खामोशी के साथ चलते साहिर ने पहली दफा कहा तो वो दोनों ही सर हिलाने लगे। साहिर उनसे तजुर्बे में कहीं ज्यादा था। वो और यासिर दोनों एक साथ ही इस एजेंसी के लिए अपॉइंट हुए थे, जबकि जार और हसन बाद में उनकी टीम का हिस्सा बने थे। यासिर अकेला नहीं है, हम हर मुमकिन मदद करेंगे उसकी। कुछ पल बाद जार ने कहा था। वो इस ग्रुप का ब्रेन था, द इंटेलिजेंट वन। साहिर खामोश रहकर ठंडे दिमाग से काम करने वाला आदमी था। उसका जिस्म इन चारों में खासा कसरती था। इसे वर्कआउट करने का बेहद शौक था और वो अपने फारिग औकात में जिम में ही पाया जाता था। शेर छोटा और मासूम था, लेकिन अपने काम से लगाव उसे भी इन चारों जितना ही था। आने वाले वक्तों में वो एक अहम रुकन बनने वाले थे। और सबसे आखिर में यासिर, कमगो, संजीता, ज़ैरक और बहुत लिया दिया सा। बकौल जार के उसके चेहरे पर लिखा होता है कि मुझसे बात मत करो। वो एक जानिब बने अपने कैबिन्स की जानिब बढ़ आए थे। तुम आज शाम अफराह के निकाह में शिरकत नहीं कर रही हो सेलीन। मुझे तुम्हारे बाप के घराने से शदीद नफरत है। मैं उनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती, इसलिए तुम भी वहां नहीं जाओगी। अभी वो नहाकर निकली ही थी कि माँ को लाउंज के सोफे पर बराजमान देखकर यकलख्त ही सीधी हुई। अफराह उसके ताया का बेटा था। इस पूरी दुनिया में मेरे पास आपके अलावा और कोई रिश्ता नहीं है माँ। वो लोग जैसे भी सलूक हमारे साथ रखते रहे हों, लेकिन वो हमारे रिश्तेदार हैं। रिश्तेदारों को माफ किया जा सकता है, प्लीज मुझे मेरे रिश्ते बचाने दें। उसे अगर किसी चीज से इस दुनिया में नफरत थी तो वो था कतन ताल्लुक रखना, रिश्ते तोड़ना। जो दिल रिश्ते तोड़ने के लिए दरकार था वो इस दिल से खाली था। उसके पास वो दिल नहीं था जो कतई रहमी कर सकता हो। शगुफ्ता ने इंतहाई कड़वी निगाह डाली थी उसके सरापे पर। वो तुम्हारे सौतेले रिश्तेदार हैं बेवकूफ लड़की। नफरत करते हैं तुमसे, मुझसे। तुम्हें सिर्फ जलील करने के लिए बुला रहे हैं वो लोग। सगे हो या सौतेले, रिश्ते तो है ना। मेरे पास इन रिश्तों को गंवाने का कोई जवाब नहीं है। उसने कहा तो आवाज आखिर में लरज सी गई। अंदर कहीं वो जानती थी कि शगुफ्ता दुरुस्त थी। वो उसे पसंद नहीं करते थे। वो मजहबी लोग थे, नेक और मुत्तकी। परहेजगारों के सफ में इस जैसी अदाकारा की कोई जगह नहीं थी। तुम्हें खुद शौक है अपने दिल को छलनी करने का। जाओ, शौक से जाओ, लेकिन जब वो तुम्हारा दिल तोड़ दे तो मेरे पास रोती हुई मत आना। मैं तब तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगी। वो फंकार कर यकलख्त ही उठी और तेजी से दाखिली दरवाजा पार करके निकलती चली गई। शाम के इस पहर अपार्टमेंट मध्यम रोशनियों से रोशन था। वो उदास आंखें लिए दरमियान में ही खड़ी रह गई, फिर दांत जमाकर अपने कमरे के जानिब बढ़ आई। शगुफ्ता की किसी बात पर उसने ध्यान नहीं दिया था। सिर्फ रेशमी लिबास पर चमचम करते सफेद सितारों का कामदार जोड़ा पहने वो खामोशी से अपने बालों को संवार रही थी। इस लंबी कमीज और चूड़ीदार पजामे के साथ उसके पास कामदार दुपट्टा भी मौजूद था। दुपट्टा जो वो अक्सर नहीं लिया करती थी। शहद रंग बालों को खुला छोड़े, चेहरे को मुनासिब मेकअप से सजाकर वो अपने कमरे से बाहर निकल आई। कमरे में एक जानिब बने जूतों के दराज को दरवाजा खोल कर झुकी तो बाल लहरा कर आगे को आगे रहे। वो लम्हे भर को ठहर गई। उसकी सुर्ख मखमली हील्स के साथ बॉडीगार्ड की हील दी गई हील्स भी रखी थीं। अगले ही पल उसने सर झटककर सुर्ख हील्स निकाली और बेड पर बैठकर उसके नाजुक स्ट्रेप्स बांधने लगी। जिनके घर वो निकाह की दावत पर जा रही थी वो वाकईतन उसके सौतेले रिश्तेदार थे। उसकी माँ ने अपने पहले शौहर से तलाक ले ली थी। वो उसकी कम माया सी तनख्वाह पर गुजारा नहीं कर सकती थी।
پھر وہ ایک بار میں جاب کرتی رہی۔ سلینا تب محض 6 سال کی تھی۔ اس کی ماں اگلے کئی سالوں میں بار ہوسٹس کے عہدے پر فائز ہو گئی۔ انہی دنوں وہ اپنے دوسرے شوہر سے ملی تھی۔ وہ بار میں صرف اور صرف شگفتہ کے لیے آیا کرتا تھا۔ شگفتہ اپنی زندگی سے خوش تھی، لیکن اپنے لیے ایک امیر گھرانے کے بیٹے کو محبت میں پاگل دیکھ کر وہ مزید اسے ٹال نہیں سکی۔ اس کا سوتیلا باپ ایک شریف نفس شخص تھا۔ اسے شگفتہ سے نکاح کر کے عزت سے اپنے گھر لے جانا تھا، یہاں تک کہ اسے سلینا کے وجود سے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن پھر جو سوچا ویسا نہ ہو سکا۔ اس نے اپارٹمنٹ کا دروازہ بند کیا اور لفٹ کی جانب بڑھ آئی۔ کار پارکنگ ایریا میں آگے بڑھتے ہوئے لمحے بھر کے لیے اسے کچھ محسوس ہوا تھا۔ وہ ٹھہر سی گئی، پھر پلٹ کر خوف زدہ نگاہوں سے اپنے پیچھے دیکھا۔ مغرب بیت چکی تھی اور پارکنگ ایریا خاصا سنسان ہو رہا تھا۔ گھبرا کر اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اندر آ بیٹھی۔ اگلے ہی پل وہ سڑک پر سوچ میں گم سم سی ڈرائیونگ کر رہی تھی۔ اس کی ماں اور احسن علی نے شادی کر لی۔ وہ ان دونوں کو عزت کی چادر اڑا کر اپنے گھر لے آیا، لیکن ان کے گھر والے بار ہوسٹس اور اس کے وجود کو برداشت نہیں کر سکے۔ وہ اپنی قیمتی سپوت کو ان دو زندگیوں کے ساتھ ذلت سے دوچار ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ احسن علی 3 بھائی تھے۔ مراد علی اور شہیر علی دونوں اس کے تایا تھے، وہی جنہیں وہ کبھی ایک آنکھ بھی نہیں بھائی تھی۔ قسمت نے ساتھ نہیں دیا اور احسن کی اچانک موت نے ان دونوں پر آسمان گرا دیا۔ وہ اس گھر میں نوکرانی کسی حیثیت سے زندگی گزارنے لگی۔ اس نے بمشکل دھکوں سے سیکنڈ ایئر کلیئر کیا اور پھر اپنی زندگی کے لیے نکل پڑی۔ نظر امجد اس کا پہلا مددگار تھا۔ اسی کے ذریعے اسے ایک ڈرامے میں چھوٹا سا رول مل گیا تھا۔ وہ خوبصورت تھی۔ پیٹ خالی اور اذیت ناک محرومی کے بعد وہ اس آفر کو ٹکرانے کی جسارت نہیں کر سکتی تھی۔ اسے ٹی وی اسکرین پر دیکھ کر گھر میں ایک طوفان سا برپا ہو گیا تھا۔ وہ ان کے بھائی کی سوتیلی بیٹی تھی۔ وہ مانتے یا نہیں مانتے لیکن دنیا مانتی تھی۔ لوگوں نے ان سے طرح طرح کے سوالات کیے تو وہ جواب نہیں دے سکے، اور پھر رد عمل یہ نکلا کہ شہیر نے بھرے گھر میں اسے سب کے سامنے مارا۔ اسے یاد تھا وہ اس وقت بہت کمزور تھی، ان کے تھپڑ سے زمین پر جا گری تھی، لیکن اس نے اف تک نہیں کہا۔ گھر والوں نے ان دونوں ماں بیٹی سے بائیکاٹ کر لیا۔ کچھ عرصے تک وہ انہیں برداشت کرتے رہے، لیکن پھر جب سلینا کو ایک بڑے ڈرامے میں کام کرنے کی آفر آئی اور اس نے وہ آفر قبول کر لی، تب وہ رات ان کی اس گھر میں آخری رات ثابت ہوئی۔ انہیں گھر بدر کر دیا گیا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ نظر کی چوکھٹ تک چلی آئی۔ ڈرامہ کامیاب ہوا تو اس نے اپارٹمنٹ کرائے پر لے لیا۔ کئی سال گزر گئے اور اس کا نام صف اول کی ایکٹریس میں آنے لگا۔ اس کے حالات اچھے ہو گئے۔ وہ اپنی ماں اور اپنا پیٹ پالنے کے قابل ہو گئی۔ انہی دنوں اس کے سوتیلے رشتہ داروں نے اس سے رابطہ کر کے اسے اپنے پاس واپس آنے کی دعوت دی، تو وہ شگفتہ کی تنبیہ پر بھی ان کو انکار نہ کر سکی۔ وہ رشتوں کو کبھی انکار نہیں کر سکتی تھی، لیکن وقت گواہ تھا۔ جب بھی دوبارہ وہ اس گھر میں بلائی گئی تھی، ذلت کے لیے بلائی گئی تھی۔ شہیر اور مراد دونوں خاصے سخت مذہبی تھے۔ وہ اسے ناپسند کرتے تھے، لیکن عمر اسے ہمیشہ بلا لیا کرتا تھا۔ عمر اس گھر میں اس کا خیر خواہ تھا۔ ڈرائیو کرتے ہوئے وہ پھر سے اسی جگہ جا رہی تھی، اسی جگہ جہاں سے ہمیشہ تکلیف ملا کرتی تھی، ہمیشہ کی طرح اسی امید پر کہ شاید اب کچھ بدل گیا ہو، شاید اب دلوں میں رحم آ گیا ہو۔ جو اللہ کے قریب ہوں ان کے دل تو نرم ہوتے ہیں نا، پھر اس کے سوتیلے رشتہ داروں کے دل اس کے لیے اتنے سخت کیوں تھے بھلا؟ وہ زیادہ مذہب کو نہیں جانتی تھی، لیکن جانے کیوں وہ مذہبی لوگوں سے اچھی امیدیں رکھا کرتی تھی۔ ایسے لوگ امید دیا کرتے تھے اور اسے نا امید ہونے سے نفرت تھی۔ سڑک پر بڑھتی کار درمیانی رفتار سے چل رہی تھی اور وہ ڈرائیو کرتی گہری سوچوں میں گم تھی۔